नमस्कार दोस्तों, रोजगार विद अंकित चैनल पे मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी क्लास के लिए हमने कहा हुआ था, अंकित जी ने भी कहा था कि 10 तारीख के आसपास से हम पूरी तरह से रेगुलर क्लास कर देंगे। तो अभी ये अंग्रेजी की क्लास भी आज से रेगुलर रहेगी और वीक में 5 दिन कम से कम क्लास आएगी, जो हम अभी 4 दिन कर रहे थे। तो अब प्लीज़ इस वीडियो पे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी ये कमेंट ना करें जी वीडियो 2-3 दिन में आई है, 4 दिन में आई है। ये जो होना था डिले बस हो गया, इसके बाद कोई भी डिले नहीं होगा। 4 दिन नहीं 5 दिन क्लास आएगी आपकी वीक में, आपकी 5 दिन अंग्रेजी की क्लास आएगी और मैं कोशिश करूंगा कि 5 से 6 दिन हो जाए, लेकिन 4 ना रहे। तो अभी के लिए जो आज हमारी क्लास है पहले शुरू कर लेते हैं। देखिए, तो आज हम आपको पता ही है वर्ब बेसिक पढ़ रहे हैं। ये जो चैप्टर था थोड़ा मैंने धीरे धीरे कराया, जिससे कि आपकी ग्रेस्पिंग पावर बने, आपका इंटरेस्ट बने और उसका हमें फायदा भी मिल रहा है। कई सारे बच्चे उनके कमेंट आते हैं कि पहले हमने कभी अंग्रेजी पढ़ी नहीं और ना कभी हमें पहले समझ में आई, और हमें पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और वो हमें समझ में भी आ रही है। तो यही चाहिए हमें भाई। तो वर्ब बेसिक में जो बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीज है उनमें से एक है डेयर और नीड का प्रयोग। ठीक है, डेयर का प्रयोग क्या होता है? डेयर माने किसी चीज का दुस्साहस करना, ठीक है, साहस नहीं दुस्साहस। और नीड माने आवश्यकता। नीड माने आवश्यकता, डेयर माने क्या है? दुस्साहस। तो अब डेयर और नीड का प्रयोग जब हमने वर्ब को बांटा था किसमें? मॉडल ऑक्सिलरी में और मेन वर्ब में, तब मैंने आपको बताया था कि डेयर और नीड ऐसे शब्द हैं जो किस किस तौर पे प्रयोग हो जाते हैं। डेयर और नीड 2 तरह से प्रयोग हो जाते हैं। ये मेन वर्ब का भी काम कर लेते हैं। किसका? ये मेन वर्ब का भी काम कर लेते हैं और ये कर लेते हैं काम किसका? मॉडल ऑक्सिलरी का भी, यानी मॉडल वर्ब का भी। मॉडल वर्ब का भी काम कर लेते हैं और मेन वर्ब का भी। तो मॉडल वर्ब तो क्या है? एक तरह की हेल्पिंग वर्ब भी है। तो यानी ये मेन वर्ब के तौर पे भी यूज हो जाते हैं और मॉडल वर्ब के तौर पे भी यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे हो जाते हैं। He dares to oppose his boss. He dares to oppose his boss. अब यहां देखिए, डेयर में एस या ईएस लगा है। डेयर में क्या लगा है? एस या ईएस। और 2 वर्ब हैं, ये भी मेन वर्ब के तौर पे है और ये भी मेन वर्ब के तौर पे है। ठीक है, जब 2 मेन वर्ब होती हैं तो उनके बीच में एक पुल बनाने का काम क्या करता है? टू एक जो दूसरी वाली है उससे पहले टू लगा दिया जाता है, जिससे कि वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है इन्फिनिटिव। क्या हो जाता है? इन्फिनिटिव। तो ये जो है इन्फिनिटिव है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी होती है। ठीक है, तो डेयर में हमने लगा दिया एस। अब क्या होगा कि जब डेयर करेगा मेन वर्ब का प्रयोग और उसके साथ कोई और वर्ब भी होगी तो इन्फिनिटिव होना ही होना चाहिए बीच में। पेपर में क्या होता है कि जो एग्जामिनर है वो कैसे रखता है कि ये वाले टू को हटा देगा। अब अगर आपको एक क्लियर नहीं है कि ये मेन वर्ब है तो आप क्या गलती करेंगे? आप सोचेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो इसका मेन वर्ब कहां से दिख रहा है कि एस या ईएस हमने इसमें लगा दिया। इसमें क्या लगा दिया? एस या ईएस। और एस या ईएस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है वर्ब में। किस में लगता है? वर्ब में। तो ही डेयर्स टू अपोज हिज बॉस। तो अगर बिना टू के आपको ये सेंटेंस नजर में आता है, अगर ये बिना टू के आपको नजर में आता है तो आप क्या करेंगे? बिना देखे क्या कर देंगे इसे कि ये वाला जो पार्ट है इसके में गलती है। ठीक है, जैसे देख लीजिए, अगर इसे नेगेटिव बनाना हो ही, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ऐसी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लगती है। अभी हम पूरा थोरोली टेंस भी पढ़ेंगे तो आपकी टिप्स पे आ जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, पास्ट में क्या लगता है, फ्यूचर में क्या लगता है। लेकिन फिलहाल के लिए इतनी तो आपको जानकारी है कि ऐसी ईएस अगर लगती है इसका मतलब वो क्या है? वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, क्योंकि ही सिंगुलर है, इसके साथ हम क्या लगाते हैं? डज। ही डज। और नेगेटिव जो होता है नॉट, वो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगता है। ही डज नॉट डेयर टू अपोज हिज बॉस। ही डज नॉट डेयर टू अपोज हिज बॉस। अब ये देखिए,
यहां भी वो क्या करेगा कि इस वाले टू को, सेंटेंस वाला एग्जामिनर जो है इस वाले टू को वो हटा के देगा आपको। तो आपको पता होना चाहिए, देखो ऊपर तो पता चला हमें SEIS लगी हुई है, इसलिए क्या है ये, इसलिए ये मेन वर्ब है। नीचे कैसे पता चला कि नॉट से पहले ही आएगी अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होगी ये। अगर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होगी तो क्या आएगी, नॉट से पहले आएगी। अगर नॉट के बाद दे दी, इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब है कि ये मेन वर्ब है। और अगर ये मेन वर्ब है और दूसरी भी मेन वर्ब दे दी तो इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, हमें टू का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही डेयर्स टू चैलेंज हिम, ही डेयर्स टू चैलेंज हिम, वह दुस्साहस करता है चैलेंज करने का, हिम माने उसे, वह उसे चैलेंज करने का दुस्साहस करता है। तो ही डेयर्स टू चैलेंज हिम। अब ये देखिए यहां भी क्या है, एस या ईएस। तो अगर वो इसके बगैर देता है सेंटेंस तो सेंटेंस क्या है, गलत है। और यही वाली गलतियां पेपर में आती हैं। नीड और डेयर की गलतियां बहुत आती हैं पेपर में। और गलतियां कैसी आएंगी, गलतियां यही आएंगी कि अगर ये मेन वर्ब के तौर पे यूज है तो इसे वो टू के बिना देगा। आप सोचेंगे कि ये तो यहां हेल्पिंग वर्ब है, टू नहीं लगी हुई। टू इसलिए नहीं लगता कि हेल्पिंग वर्ब है, टू इसलिए लगता है कि ये मेन वर्ब है और ये भी मेन वर्ब है। जब दो मेन वर्ब है तब इसमें टू लगता है। ठीक है, तो देखो नेगेटिव सेंटेंस में आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ जाएगा, ही डज नॉट डेयर, नॉट के बाद ही आएगा, है ना, क्या आएगा, नॉट के बाद। तो इसलिए इसमें तो आपको नजर आ जाएगा क्लियर। इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। जैसे एस लग गया, एस किस में लगता है, वर्ब में। किस में लगता है SEIS, वर्ब में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अगर आपने सही से, क्योंकि अभी तो सेंटेंस भी नहीं पढ़े, इसके बाद जब हम सेंटेंस चैप्टर पढ़ लेंगे तो उसके बाद तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अगर ये मेन वर्ब है तो कहां इसकी सेकंड फॉर्म होनी है, कहां इसमें SEIS लगना है, कहां इसमें थर्ड फॉर्म लगनी है। तो ये जो थोड़ा बहुत अगर आपको कहीं कंफ्यूजन रह भी जाता है, वैसे रहेगा नहीं, अगर कंफ्यूजन रह भी जाता है तो वो आपका कहां जाके क्लियर हो जाएगा, जब हम टेंस को पूरा कर लेंगे। ठीक है, दे डेयर नॉट हेल्प यू, दे डेयर नॉट, सॉरी, दे डेयर नॉट बीट यू, दे डेयर नॉट बीट यू। वे डेयर नॉट माने दुस्साहस नहीं करते हैं, बीट यू माने तुम्हें पीटने का। दे डेयर नॉट बीट यू, वो तुम्हें पीटने का दुस्साहस नहीं करते हैं। अब देखो नॉट से पहले, तो मैंने बताया था नॉट से पहले जब ये आ जाएगी, जब ये नॉट से पहले आ जाएगी तो बिल्कुल सिंपल है कि तब ये हेल्पिंग वर्ब है। जब ये नॉट के बाद आएगी तो सिंपल है कि ये क्या है, फिर क्या है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो जो नॉट वाला सेंटेंस है उसमें पहचानना बड़ा आसान है। नॉट से पहले है तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब भी आती है, और अगर नॉट के बाद है तो मेन वर्ब। अब इसी सेंटेंस को ये दो तरह से बनता है, दे डेयर नॉट, एक तो इसकी हेल्पिंग वर्ब भी बना दी, यानी ये मॉडल वर्ब की तरह यूज हो गया। एक इसका मेन वर्ब बनाना है तो हम देखेंगे सेंटेंस है कौन सा, और सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, पास्ट का हो, तो उसी की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। जैसे दे डू नॉट, दे डू नॉट डेयर टू बीट यू, दे डू नॉट डेयर टू बीट यू, वो तुम्हें पीटने का दुस्साहस नहीं करते हैं। तो यहां डू नॉट आ गया, नॉट के बाद है डेयर। देखो सेंटेंस का अर्थ बिल्कुल एक है, दे डेयर नॉट बीट यू। लेकिन अगर ये डेयर जो है नॉट से पहले आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और अगर ये नॉट के बाद आ रहा है तो इसका मतलब ये है मेन वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब की जो पोजीशन है सेंटेंस में वो होती है नॉट के बाद, और जो हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन है वो होती है नॉट से पहले। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसके और भी एग्जांपल हम करेंगे, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखिए अभी तक हमने जो फोकस दिया है एग्जांपल्स पे, किस पे दिया है, डेयर पे। नीड देख लेते हैं। ठीक है, ही नीड्स यू, ही नीड्स यू, इसका क्या मीनिंग निकल के आता है, ही माने वह, नीड्स माने उसे जरूरत है, यू माने तुम्हारी, उसे तुम्हारी जरूरत है। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं, ही नीड नॉट, नीड नॉट, he need not help them, he need not help them, he
नीड जो है नॉट से पहले आ गया। किससे पहले आ गया? नॉट से। मैंने बताया था डेयर हमारा नॉट से पहले आ रहा था तो क्या हो जाता था? वो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ही नीड नॉट। तो अगर अब कोई पूछे इस सेंटेंस में कितनी मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब केवल हेल्प है। क्या है? हेल्प। और कितनी हेल्पिंग वर्ब है? तो ये है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसीलिए अब ये सेंटेंस में क्या दिक्कत आती है पेपर में कि ही नीड नॉट टू हेल्प देम, ही नीड नॉट टू हेल्प देम। अब ये नीड के बाद जो दूसरी वर्ब है उसके से पहले टू तो आ जाता है, लेकिन कब आता है वो टू? जब नीड का प्रयोग भी मेन वर्ब की तरह ही हुआ हो। जैसे ही नीड्स टू हेल्प देम, ही नीड्स टू हेल्प देम। अब इसमें देख लीजिए आप कि ही नीड्स एस लगा हुआ है। एस हम कहां लगाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अगर हमारा सेंटेंस ये जो है इसका जो सब्जेक्ट है वो हमारा अगर सिंगुलर है तो हम वर्ब में एस लगा देते हैं। तो ही नीड्स टू हेल्प देम। अब क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वैसे भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता नहीं है, साधारण जो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के उनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता ही नहीं है, तो इसलिए ही नीड्स टू हेल्प देम इसमें दोनों ही क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, अगर इसी का नेगेटिव बनाते हैं ही नीड नॉट हेल्प देम, ही नीड नॉट हेल्प देम। एक तरह से और नेगेटिव बन जाता है जब हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। ही डज नॉट नीड, ही डज नॉट नीड। अब ये जो है यहां जो सेंटेंस है ये मेन वर्ब के तरह आ गया। ये नीड जो है यहां मेन वर्ब की तरह आ गया। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग हुआ है नॉट के बाद, हेल्पिंग वर्ब हमने दूसरी लगा दी है। ही डज नॉट नीड टू हेल्प देम, ही डज नॉट नीड टू हेल्प देम। अब इन सेंटेंसों को एक बार फिर से ध्यान से देखो। ही मेन वर्ब जरूर रहेगी, चाहे तो सेंटेंस में एक बार के लिए हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी लेकिन मेन वर्ब जरूर रहेगी। अगर एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब के तौर पे ही मानी जाएगी। दूसरा तो ही नीड्स यू। अब क्योंकि इस वाले सेंटेंस में ज्यादा गलतियां होने के चांस इसलिए नहीं होते क्योंकि वर्ब एक ही है और हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं है। इसका मतलब हमें पता चल जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अगर यहां दे होता तो दे नीड यू, दे नीड यू, तो वैसे आईएस हट जाता क्योंकि दे क्या है? दे है प्लूरल। अब ये जो ही नीड नॉट, जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं इसी सेंटेंस का नीड वाले का, ही नीड नॉट हेल्प देम, ही नीड नॉट हेल्प देम, यानी नीड जो है इस बार क्या आ गया? नॉट से पहले। यानी मैंने बताया था ना दो तरह से प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह और यानी हेल्पिंग कौन सी? मॉडल वर्ब, और मेन वर्ब की तरह। अब नॉट से पहले आ गया तो हेल्पिंग वर्ब है। अब अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ये वाली जो वर्ब है ये सिंगल मेन वर्ब हो गई, और जब वर्ब सिंगल हो, जब मेन वर्ब हमारी सिंगल हो तो उससे पहले टू लगाने की जरूरत होती नहीं है। पेपर में आपको यही गलती करके देगा। अब अगर आपको पता है कि नीड का प्रयोग यहाँ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हुआ है, क्यों? क्योंकि ये नॉट से पहले दे रखी है, तो आप समझ जाओगे कि हेल्प से पहले टू लगाने की जरूरत थी नहीं, ये तो गलत लगा दिया। तो यहाँ इस सेंटेंस को आप ठीक करके आ जाओगे। नंबर 3, ही नीड्स टू हेल्प देम। अब यहां देखो, यहां फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया ये। अब क्योंकि नॉट वाला है ही नहीं, जब नॉट होता है तब उसमें हेल्पिंग वर्ब हमें जरूर चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस होते हैं जब उसमें नॉट दे दिया तो हमें हेल्पिंग वर्ब जरूर चाहिए, लेकिन इसमें क्या है? नॉट तो है नहीं, सिंपल है, और सिंपल सेंटेंस में वहां पे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ही नीड्स, अब क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है नहीं, सिंपल सेंटेंस है, तो ही नीड्स टू हेल्प। अब यहां दोनों क्या है? दोनों यहां मेन वर्ब है, तो यहां क्या गलती दे सकता है? वो इसके बगैर दे देगा आपको। ही नीड्स, पहले तो एस लग गई, सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है तो इसका मतलब एस लगी तो मेन वर्ब भी हो गया। तो मेन वर्ब ये, मेन वर्ब ये, तो इससे जो है दूसरी वाली इससे पहले क्या लगा देंगे? टू का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, नंबर 3, ये नंबर 4 जो ही डज नॉट नीड टू हेल्प देम, ही डज नॉट। अब यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही हेल्पिंग वर्ब लगा दी, नीड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ना करके क्या कर दिया? सेंटेंस क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम बना रहे थे तो यहां बना दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब। तो इसका मतलब नीड फिर से कहां जाएगी? क्योंकि आवश्यकता का मीनिंग तो होना चाहिए, आवश्यकता का मीनिंग तो आएगा ना सेंटेंस में, ऊपर भी आया हुआ था। तो ही डज नॉट नीड टू हेल्प देम। अब क्योंकि ये नॉट के बाद है यहां पे नीड, इसलिए यहां क्या गलती देगा एग्जामिनर आपको कि यहां पे भी टू का प्रयोग नहीं करेगा। मेन इसमें टू की गलती आती है। देखो जब दो मेन वर्ब होंगे, सिंपल सा फंडा है, तो उनके बीच में टू रहेगी,
इस वाले सेंटेंस में जहां डेयर और नीड का प्रयोग रहेगा, अगर दोनों ये जो हमारे नीड और जो डेयर वर्ब है, जो वर्ड हैं, ये जब क्या प्रयोग होंगे, मेन वर्ब की तरह प्रयोग होंगे, तो टू का प्रयोग जरूर रहेगा। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर प्रयोग होंगे तो टू का प्रयोग नहीं होगा। सेंटेंस मैक्सिमम आते हैं पेपर में इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले ही, इसलिए जो सिंपल होगा वहां पे अकेला अगर वर्ड है, अकेला वर्ड तो होगा मेन वर्ब, ठीक है। लेकिन अगर सिंपल है, जैसे ही नीड्स टू टीच यू, ही नीड्स टू टीच यू। अब क्योंकि आपको पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है। अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है तो ये दोनों ही मेन वर्ब हैं। जब दोनों ही मेन वर्ब है तो इसके बीच में टू का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। मैं बहुत जोर इस पे इसलिए दे रहा हूं, इतनी देर इसलिए पढ़ा रहा हूं इसे, क्योंकि इससे गलतियां सीधे सीधे पेपर में आती हैं और ये गलती मतलब बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। जब फ्री के नंबर है तो क्यों ना उसकी अच्छे से तैयारी कर ली जाए, ठीक है। और ध्यान रखना है, ही नीड्स यू, नेगेटिव वर्ब बनाना है तो ही नीड नॉट यू या ही डज नॉट नीड यू, ठीक है। ही नीड नॉट हेल्प देम, ही नीड्स टू हेल्प देम, ही नीड्स टू हेल्प देम, ये है प्रेजेंट में सादा। ही नीड नॉट हेल्प देम, ये नेगेटिव है और नीड का प्रयोग उसमें हो गया है किसकी तरह, किसकी तरह, हेल्पिंग वर्ब की तरह, क्योंकि नॉट से पहले है। ही डज नॉट नीड, यहां नीड का प्रयोग हो गया मेन वर्ब की तरह, क्योंकि ये नॉट के बाद में है। मैंने आपको जो बताया ना, नॉट वाले सेंटेंस में बड़ा बहुत आसान है पहचानना। तो नॉट वाले तो बिल्कुल फ्री के नंबर है। नॉट के बाद मेन वर्ब, टू आएगा दो के बीच में। नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब, टू नहीं आएगा, वो टू करके देगा आपको। तो ये है सिंपल सा इसका फंडा, ठीक है। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक बार फिर से इसे आपका डाउट सेशन 5 मिनट का, 10 मिनट का किसी भी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अच्छा देखिए, अब मैं आपको 5 सेंटेंस देता हूं, 1 2 3 4 5, ठीक है। पांचों में आपको बताना है कि सेंटेंस कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट, और अगर इनकरेक्ट है तो उसे करेक्ट कैसे किया जाएगा, यानी आपको सेंटेंस इंप्रूव करना है। एसएससी में भी आता है, हर चीज में आता है। तो ही डज नॉट नीड टीच यू, ही डज नॉट नीड टीच यू, she needs help her sister, she needs help her sister, they need not to support me, they need not to support me, I need to work hard in order to succeed, I need to work hard in order to succeed, ठीक है। और पांचवा क्या है, they do not need teach the students, they do not need टीच द स्टूडेंट्स। तो ये 5 सेंटेंस हैं, पांचों में आपको बताना है कमेंट करके कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, ठीक है। तो या तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, वैसे कमेंट ही करके बता सकते हैं आप। तो उसमें आप पहले पूरी क्लास लीजिएगा, क्लास के बाद अब जब भी ये वाला ये आए तो आप ये नोट कर लीजिए कि ये वाला सेंटेंस ये जो है कितने मिनट पे आपकी क्लास में है, ठीक है। तो जितने मिनट पे हैं वो आप एक बार वीडियो पढ़ने के बाद फिर से इन्हें बनाने की कोशिश करिएगा और उसके बाद कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एक और रिक्वेस्ट है, जब वीडियो प्रीमियर होती है ना उस टाइम मैक्सिमम एक पेन और कॉपी लेके बैठना ही है, तो मैक्सिमम टाइम शांति रहना है। जैसे ही आपको लगता है कि ये मुझे डाउट है तो हल्का सा उसका हिंट नोट कर लेना है, और हिंट नोट करने के बाद जब क्लास पूरी हो जाए उसके बाद आप उस पर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा अच्छा वही रहता है। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा।
ये पांचों आपको बताने हैं, ठीक है, कि इसे सही कैसे करेंगे। अगर कोई सा सही है तो उसके लिए आगे सही लिख दीजिए कि करेक्ट है पहले से ही, जो करेक्ट नहीं है उसे आप इंप्रूव करके मुझे बताएंगे, ठीक है। अभी दो चीजों का प्रयोग हम देखेंगे, कैन का प्रयोग देखो और कुड का। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर यह होता है कि कैन का मैंने आपको बता भी दिया था, ये फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए। अगर किसी चीज में आप किसी वक्त आप किसी चीज को मांगते वक्त आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी ऐसे आदमी से जो आपके फ्रेंड सर्किल में ही हो, जिसके साथ आपका रिलेशन बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं है, तो अब वहां पे क्या यूज होगा, वहां कैन का यूज होगा। लेकिन अगर आप किसी के ऑफिस में जाके किसी अफसर से मिलने की बात कहें, कुछ ऐसी चीज मतलब जिनके साथ आपके फ्रेंडली रिलेशन नहीं है, तो वहां जो है आप करेंगे प्रयोग कुड का, ठीक है, फॉर्मल। तो देखो फ्रेंडली कैसे, कैन आई टेक योर बुक, कैन आई टेक योर बुक, ठीक है। कैन आई बोरो योर स्कूटर, ठीक है। अब ये जो है, जब कैन का प्रयोग दोनों सेंटेंस में हो गया, अब कोई आपसे पूछने लगे कि ये किससे मांग रहा है, तो आप बता सकते हो कि ये कहीं ना कहीं ऐसे किसी व्यक्ति से मांग रहा है जिसकी इसके साथ फ्रेंडली रिलेशन है, यानी दोस्ताना संबंध है। कुड आई टॉक टू द मैनेजर। अब अगर आपको खाली स्थान करके मैं दे दूं ये वाला, ये खाली स्थान, यानी ये मान लो यहां खाली स्थान है, आई टॉक टू द मैनेजर। अब मैनेजर जो है, जरूरी नहीं है, इस सेंटेंस से पता नहीं चल रहा कि ये आपका फ्रेंडली रिलेशन वाला है। आप किसी कंपनी में गए, आप एसबीआई बैंक में गए, वहां जो बाहर क्लर्क है, आप कहें कि मैनेजर साहब से मिल सकता हूं मैं, तो परमिशन आप एक तरह से जो मांग रहे हो वो क्या है, क्योंकि वो फॉर्मल है, आपके उसके साथ दोस्ताना संबंध नहीं है, ठीक है, आपके उसके साथ दोस्ताना संबंध नहीं है, इसलिए वहां पे यूज होता है किसका, कुड का, ठीक है। अब आगे देख लिए, एक होता है कुड हैव या शुड हैव, यानी कुड शुड, इनके साथ अगर हैव लगा दिया जाए, ये जो मॉडल्स हैं इनके साथ हैव लगा दिया जाए तो वो प्रयोग आपको देखना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कैसे महत्वपूर्ण है, जैसे देखो, यू शुड हेल्प अदर्स। अब ये क्या है, शुड का मतलब हमने बताया था सजेशन, शुड का मतलब क्या है, सजेशन। तो यहां सजेशन है कि यू शुड हेल्प अदर्स, तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब अगर यहां शुड हैव लगा दिया जाए, यू शुड हैव हेल्प्ड मोहन, यू शुड हैव हेल्प्ड मोहन। अब ये इसमें क्या अंतर है, ये तो है सजेशन, शुड माने होता है सजेशन, लेकिन हैव अगर इनके साथ लगा दिया जाए, कुड के साथ लगा दिया जाए, किसी और के साथ लगा दिया जाए जो मॉडल्स हैं, तो इसका मतलब होता है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्शन, यानी कि वो एक्शन हुआ ही नहीं, वो आपको करना चाहिए था, वो होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। कैसे, यू शुड हैव हेल्प्ड मोहन, यू शुड हेल्प मोहन, तुम्हें मोहन की मदद करनी चाहिए, यानी कि मोहन किसी परेशानी में, तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम उसकी मदद करो। यू शुड हैव हेल्प्ड मोहन का मतलब है कि तुम्हें किसी ऐसी परिस्थिति में मोहन जब आया था जब उसे तुम्हारी मदद की जरूरत थी, तो तुम्हें वो मदद करनी चाहिए थी, यानी एक ऐसा एक्शन जो तुम्हें करना तो चाहिए था लेकिन तुमने किया नहीं। जैसे दे शुड हैव वर्कड हार्ड, दे शुड हैव वर्कड हार्ड, उन्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए था, यानी किसी ऐसी स्थिति में जब उन्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए था तब उन्होंने कठिन परिश्रम नहीं किया। उन्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए था, उस टाइम पे जरूरत थी उनकी कि वो कठिन परिश्रम करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो ये कुड हैव शुड हैव जो है, इनके साथ अगर हैव आ जाता है तो क्या हो जाता है मॉडल्स के साथ, कि वो जो चीज करनी चाहिए थी वो नहीं करी है, यानी एक्शन होना चाहिए था लेकिन वो हुआ नहीं है। और कुछ उदाहरण देखेंगे, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। I could help him। अब ये क्या है, कुड का मतलब है सामर्थ्य। पास्ट में ना जो प्रेजेंट के यूज थे, कैन के, फिर पास्ट में कुड के, वो सब हम आपको बता चुके हैं। तो कुड का मतलब है ये सामर्थ्य थी, मैं उसकी मदद कर सकता था। ठीक है, अब अगर इसके साथ हैव लगा दिया, आई कुड हैव, ठीक है, एक तो थर्ड फॉर्म आएगी, हैव आ गया तो आई कुड हैव हेल्प्ड हिम, यानी वो कभी परेशानी में था और मैं समर्थ भी था, उसके बाद भी मैंने हेल्प नहीं की। आई कुड हैव हेल्प्ड मोहन, लेकिन मोहन की मदद मैंने नहीं की। ठीक है, आई कुड हैव वर्कड हार्ड, आई कुड हैव वर्कड हार्ड। मैं कुड हैव वर्कड, आई कुड हैव वर्कड हार्ड, मैं कठिन परिश्रम कर सकता था, नहीं एबिलिटी तो थी मुझ में, लेकिन हैव लगाने का मतलब क्या होगा कि मैंने वो एबिलिटी यूज नहीं की, मैंने परिश्रम किया ही नहीं। आई कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता था, मुझ में यहां क्षमता थी स्कोर करने की, लेकिन मैं कर नहीं पाया, यानी कि कर नहीं सका उस चीज को। यानी जो चीज आप कर सकते थे, जिसकी आपकी एबिलिटी थी, वो आपने अगर नहीं करी तो कुड के साथ हैव लग जाता है। ठीक है, और जो सलाह है, यानी कि जो आपको करना चाहिए था, किसी भी तरह से सजेशन, एडवाइस, अगर आपने वो नहीं किया तो उसके साथ शुड हैव का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज आपको पता चल गई। इसमें भी बहुत ज्यादा गलतियां आती हैं। ठीक है, बचपन में मैं क्या कर सकता था, मुझे कठिन परिश्रम कर लेना चाहिए था, बचपन में मुझे तैराकी सीख लेनी चाहिए थी। आई शुड हैव लर्न्ड, आई शुड हैव लर्न्ड स्विमिंग इन माई चाइल्डहुड, अपने बचपन में मुझे स्विमिंग सीख लेनी चाहिए थी, यानी ऐसा काम है जो मुझे कर लेना चाहिए था। तो शुड, अगर मैं कहूं आई शुड लर्न स्विमिंग, तो मतलब मुझे सीखनी चाहिए अभी। शुड हैव लर्न्ड इन द चाइल्डहुड, और दे दिया बचपन में, इसका मतलब पहली बात है। और शुड के साथ क्या लगा दिया, शुड के साथ लगा दिया हैव, इसका मतलब ये मुझे कर तो लेना चाहिए था, लेकिन मैं ये कर नहीं पाया, मैं क्या कर गया, मिस कर गया इसे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास जो है पसंद आई होगी। भाई क्लास केवल एक और होगी वर्ब बेसिक की, थोड़ी सी वो बड़ी क्लास होने वाली है। क्यों, क्योंकि उसमें हम क्या करवाएंगे, एक तो वर्ब बेसिक में वुड का प्रयोग अभी रह गया है, केवल वुड। हैज हैव का प्रयोग आपको आता होगा मेरे ख्याल से, अगर नहीं आता है तो हैज हैव का प्रयोग भी करा दिया जाएगा। ठीक है, डू का वो आपको आता ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वरना हम पढ़ेंगे। हैज हैव का प्रयोग दो तरह से क्योंकि होता है, इसलिए आपको बता दिया जाएगा। हैज हैव का मतलब होता है एक तो पोजेशन, आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, मैं एक कार रखता हूं, ऐसे भी प्रयोग होता है। और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे ही हैज डन हिज वर्क, उसने अपना कार्य कर लिया है। परफेक्ट में वो किसके तौर पे यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी होता है, लेकिन इसका मतलब पोजेशन भी होता है। पोजेशन कैसे होता है, मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, यू हैव 2 हॉर्सेज, उसके पास 3 पेन हैं, शी हैज 3 पेन्स, रवि के पास 4 नोटबुक हैं, रवि हैज 4 नोटबुक्स। तो हैज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ, और हैव किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। यू जो है वो फॉर्म से वैसे सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। यू जो है सिंगुलर भी, यानी यू माने तुम में एक भी आएगा और ज्यादा भी आएंगे, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या रखते हैं, यू के साथ भी हैव ही रखते हैं। क्या रखते हैं, हैव, यानी कभी ज्यादा भी आए कम भी आए तो हम ज्यादा ही मान के चलते हैं उसमें। ठीक है, ऐसे ही आई के साथ भी मैक्सिमम केस में क्या होता है, हैव का प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा। आई को ये मान के चल दो, अब अपने आप को तो कोई सिंगुलर मानता नहीं है ना, कोई कह दे भाई 2 लोग खड़े वहां तुझे पीटने के लिए, तो कोई रुकेगा नहीं, नहीं मैं तो बहुत हूं, मैं अकेला थोड़ी हूं, अरे मैं कईयों के बराबर हूं। तो ये मान लो वो कईयों के बराबर, इसलिए वो तो सिंगुलर लेता ही नहीं है, वो प्लूरल ही लेगा। क्या लेगा, प्लूरल ही, याद रखना है। मैं मतलब मैं कुछ हूं,
मैं सिंगुलर कैसे हो जाऊंगा, मैं तो 4 लोगों को एक साथ पटक दूं, तो जो वो वाली मैं है उसकी वजह से मान लो कि प्लूरल रहेगा इसके साथ हमेशा, ये याद रखना है, ठीक है। तो अभी के लिए भाई आज के लिए इतना ही। हैज हैव का हम प्रयोग और वुड का देखेंगे, उसके बाद इसमें चैप्टर तो खत्म हो जाएगा, हम प्रैक्टिस करेंगे फिर। एक तो इसमें जो कॉमन एरर है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और एक किसकी प्रैक्टिस करेंगे, जो कंफ्यूजिंग वर्ब होती हैं। क्वेश्चन कुछ तो जैसे मैंने बताया यूज्ड टू से बहुत क्वेश्चन आते हैं, डेयर से आते हैं, नीड से आते हैं, वुड का प्रयोग जो है उससे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन किससे और आते हैं, जो कंफ्यूजिंग वर्ब हैं। यानी कंफ्यूजिंग कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जैसे अफेक्ट माने प्रभावित करना, ठीक है, ये है वर्ब, और इफेक्ट माने प्रभाव, ये है नाउन, ठीक है। अब जहां अफेक्ट का प्रयोग होना चाहिए वहां वो इफेक्ट का कर देता है। इफेक्ट माने एक वर्ब भी होती है, उसका प्रयोग भी होता है, लेकिन क्योंकि मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं, जब भी क्लास खोल के अच्छी तरह से बताऊंगा, केवल इसी पे प्रैक्टिस करवाएंगे तब मैं बताऊंगा। लेकिन इसकी गलती यही आती है कि जहां अफेक्ट माने प्रभावित करना लगना चाहिए वहां इफेक्ट माने प्रभाव लगा देते हैं, और जहां इफेक्ट लगना चाहिए यानी जहां नाउन की तरह प्रयोग होना चाहिए वहां वर्ब की तरह यूज कर देते हैं। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो चीज वर्ब के लिए बनी है वो वर्ब की जगह ही यूज होगी, और जो चीज नाउन के लिए बनी है वो नाउन की जगह ही यूज होगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीजें भी हम उसमें करेंगे प्रैक्टिस में, लेकिन अभी जो क्लास है अगली उसमें वुड का प्रयोग, हैज हैव, ये 2-3 प्रयोग रह गए हैं। अगर कुछ और चीज रह गई है चैप्टर में से तो वो आपके काम की नहीं है, तो इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया होगा, इसलिए ज्यादा दिमाग उसमें लगाने की जरूरत है नहीं। और अगर आपको लगे कि ये जरूरी है मेरे लिए, कोई ऐसी चीज रह गई हो जो आपकी नजर में आ रही हो, तो आप कमेंट पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट डाल दीजिएगा एक, तो मैं उसे देख के आपको जो भी मतलब और कराना होगा वो करा दूंगा। तो एक वीडियो मैंने कहा था टेलीग्राम कैसे यूज करना है वो लेके मैं आऊँगा। तो टेलीग्राम का जो क्विज हम करते हैं वो कैसे करना है, तो वो वीडियो मैं लेके आऊँगा बहुत जल्दी। वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा चैनल पे, ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ से आप उसे देख लीजिएगा। 4-5 मिनट की वीडियो रहेगी, ज़्यादा नहीं, तो वो आप देख लीजिएगा एक बार उसे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।